Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 24th of August 2021. तो गाइज आज है तारीख 24 अगस्त 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है एस्वातिनी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये आज का सबसे पहला आर्टिकल, अगेन यहाँ पर अफगानिस्तान के बारे में चर्चा हो रही है। आपको मालूम होगा अफगानिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली कंट्री बन चुका है, क्योंकि पूरे अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने आज के टाइम पर कब्जा कर लिया है और यहाँ पर आज के टाइम पर बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनके लोग फंसे हुए हैं। तो वो सभी कंट्रीज़ जो है अपने लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कर रही हैं, निकाल रही हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया के भी बहुत सारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं और संडे में लगभग हम लोगों ने 392 पर्सन को वहाँ से वापस बुलाया था, उनको इवैक्यूएट किया था। नाउ अभी और भी लोग हैं जिनको हम लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं, लगभग 75% हैं जिनको बुलाया जाएगा अभी जल्द ही। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो मतलब कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पर। अभी क्या हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर, जो सिचुएशन ख़राब चल रही है पिछले 1-1.5 महीने से, उसको लेकर जो लगातार आपको आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं वो हम लगातार कवर कर रहे हैं। अभी यहाँ पर कुछ टाइम पहले से ही लोगों ने, जो भी कंट्रीज़ हैं, अपने लोगों को उन्होंने इवैक्यूएट करना चालू किया है। तो इंडिया ने बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट अभी किया था, लेकिन अभी यहाँ पर ये चीज़ें जारी हैं क्योंकि अभी बहुत सारे लोग और भी फंसे हुए हैं, तो उनको भी हम लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं। तो वही यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट इसके अंदर और ऐड हो जाएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एग्जाम के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं निकल कर आएगा। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, कल भी ये चर्चा में था। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। वो डिसअपॉइंटेड किस चीज़ को लेकर हैं, किसकी वजह से डिसअपॉइंटेड हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप देख पाओगे यहाँ पर चर्चा क्या हो रही है, आईटी पोर्टल के बारे में। आईटी पोर्टल क्या है, जो इनकम टैक्स फाइलिंग करता है ना, उसके लिए वेबसाइट, ठीक है, जो इनकम टैक्स फाइलिंग होती है उसका एक पोर्टल है। अब यहाँ पर ये जो पोर्टल है इसके अंदर कुछ खराबी है, ठीक है। खराबी क्या है, इसको एक तरीके से मैनेज किया जा रहा है वापस से। अब यहाँ पर क्या होगा, इस पोर्टल को फिक्स किया जाएगा कब तक, 15 सितंबर तक, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। 15 सितंबर तक फिक्स किया जाएगा। लेकिन यह मुद्दा क्या उठा है, ये जो जिस वजह से यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर डिसअपॉइंट हुई है, उसको हम लोग समझेंगे। इस पिक्चर में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 5 जून से शुरुआत होती है इस मामले की, ठीक है। तो यहाँ पर 5 जून में क्या होता है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होती है उन्होंने एक नया टैक्स पेयर फ्रेंडली ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया होता है, ठीक है। इसने शुरू कर दिया होता है, अनाउंस कर दिया होता है कि हाँ भाई ई फाइलिंग पोर्टल आएगा। लॉन्च नहीं किया, अभी अनाउंस कर दिया है कि यहाँ ई फाइलिंग पोर्टल आएगा, यहाँ पर जो है इनकम टैक्स फाइल आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 7 जून को क्या होता है, इस पोर्टल को डेवलप किया जाता है, किसके द्वारा, इन्फोसिस के द्वारा। आपने इन्फोसिस का नाम सुना होगा, तो इन्फोसिस इसको डेवलप करता है। फिर उसके बाद 8 जून तारीख आती है, यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको नोटिस किया जाता है। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, यहाँ पर ये इन्फोसिस से कहती हैं कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो भी यहाँ पर दिक्कतें हैं उसको एक तरीके से निपटाया जाए और जितने भी टैक्स पेयर्स हैं वो उन लोगों को दिक्कत बिल्कुल भी ना हो, ऐसा हमारे यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बोलती हैं। तो फिर जून 8 के बाद क्या होता है, अगस्त 12 से लेकर 21 का टाइम पीरियड आता है, पोर्टल को शट डाउन कर दिया जाता है। जो ये पोर्टल है यहाँ पर आप इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाओगे। 21 से 22 तारीख तक यहाँ पर इसको शट डाउन कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्यों शट डाउन किया गया, ताकि इसका अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ पर इन्फोसिस ने क्या करा, यहाँ पर इसको प्लान्ड मेंटेनेंस की जगह इसको टर्म दे दिया इमरजेंसी मेंटेनेंस। इसको इमरजेंसी के केस में मेंटेनेंस किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। पहला यहाँ पर नाराज़गी का कारण ये बना। दूसरा यहाँ पर ये बोला गया कि देखो अभी यहाँ पर इसको हम लोग जल्दी सेटअप कर पाएंगे, लेकिन जल्दी सेटअप हो नहीं पाया है। अभी जो मिनिस्टर हैं इन्होंने 15 तारीख लास्ट डेडलाइन रखी है कि 15 सितंबर तक ये पोर्टल सेटअप हो पाएगा, ठीक है। पहले तो ये बोल रहे थे कि पहले इसको सेटअप कर देंगे, बट अभी यहाँ पर ये पहले तो सेटअप हो नहीं पाया है, अभी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। उसके बाद ही लोग जो है इसमें इनकम टैक्स फाइल कर पाएंगे। अभी के लिए यहाँ पर यही ऐसा यहाँ पे बताया गया कि अभी के लिए जो ये पोर्टल देखने को मिलेगा ये शट डाउन है, ठीक है। कुछ ऐसी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पर क्या एक छोटा सा अपडेट है।
जो है आने वाले टाइम पर एडिटोरियल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, तो उसके बारे में हम लोगों को मालूम होना ही चाहिए। देन उसके बाद एक आर्टिकल आपको छोटा सा ये देखने को मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चर्चा हो रही है जो रशियन स्टील्थ फ्रिगेट्स हैं इसको हम लोग 2023 तक परचेज करने वाले हैं, हमारी कंट्री के अंदर 2023 तक आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे 2 एडिशनल जो क्रिवक क्लास का स्टेल्थ फ्रिगेट है। फ्रिगेट क्या होते हैं, यहाँ पर ये भी शिप होते हैं बड़े बड़े, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनके अंदर जो वेपनरी सिस्टम सब कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या होगा, जो ये फ्रिगेट हैं इसको, इसके अंदर एक पावर है स्टील्थ फ्रिगेट की। स्टील्थ फ्रिगेट क्या होता है, मतलब इनके अंदर ये पावर है कि ये रडार के उसमें डिटेक्शन में नहीं आएंगे, ठीक है, और काफ़ी स्मार्ट ये फ्रिगेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो यही जो फ्रिगेट्स हैं ये रशिया के द्वारा बनाए गए हैं। इसको इंडिया एक तरीके से लेने वाला है, लगभग 2023 के मिडिल तक रशिया इसको डिलीवर कर देगा भारत को, ठीक है। हम लोगों ने डील साइन करी थी रशिया के साथ, तो अब हम लोग यहाँ पर इसको ले पाएंगे 2023 तक, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पर इसके अंदर लेट हो चुका है, देखो कोविड-19 की वजह से ये काम लेट हो चुका है, अदरवाइज़ यहाँ पर ये जो फ्रीगेट्स हम लोग को पहले मिल जाते हैं। अभी काम ये 8 महीने लेट चल रहा है, ऐसा यहाँ पर रशिया का कहना है, नहीं तो हमारे पास ये बहुत पहले ही फ्रीगेट्स आ जाते। और ये चीज़ आप देख पाओगे, ये जो फ्रीगेट्स हैं इसकी यहाँ पर कुछ खासियत ये बताई गई है, कुछ फीचर्स ये हैं। इसकी जो स्पीड है वो 30 नॉट्स की देखने को मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट जो है लगभग 4000 टन्स के आसपास का है, ठीक है। इसके अंदर जो मिसाइल्स हैं वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल देखने को मिल जाएगी। और इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी की वजह से जो रडार वगैरह है इसको एक तरीके से यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 2 शिप्स जो हैं हम लोग प्रोक्योर करेंगे, 2 शिप्स परचेज़ करेंगे डायरेक्टली रशिया से, और बाकी जो 2 शिप हैं वो हम लोग बनाएंगे, ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ मिलकर। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हमारे भारत की कंपनी है जो कि इन शिप्स को बनाती है। तो आपको ध्यान रखना है 4 शिप का जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसमें से 2 तो हम लोग डायरेक्टली परचेज़ कर रहे हैं जो कि 2023 तक आ जाएंगे, बाकी 2 हम लोग बनाएंगे रशिया के साथ मिलकर, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। ओके, अब आपने सुना होगा ये फ्रिगेट यहाँ पर बोला गया इसको, तो फ्रिगेट होता क्या है, मैं अब आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। फ्रिगेट के अलावा 2 चीज़ और सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, तो तीनों के बीच में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। देखो, एक होता है कॉर्वेट, ठीक है, मैं ध्यान से मैं पूरी स्पेलिंग लिख देता हूँ ताकि आप लोग जो है अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि ये हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। कॉर्वेट के बाद दूसरा होता है फ्रीगेट, ठीक है, FRIGATE, और तीसरा होता है डिस्ट्रॉयर। तो यही 3 हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। जो कॉर्वेट होता है ना, ये सबसे छोटा वाला शिप होता है, सबसे छोटा साइज़ में होगा वो कॉर्वेट होगा। हालांकि जो वेपन सिस्टम होंगे, जो वेपन्स वगैरह इसके अंदर भी लगे होंगे। फिर उसके बाद होता है फ्रीगेट, कॉर्वेट से थोड़ा सा बड़ा होता है फ्रिगेट, ध्यान रखना है, ठीक है, कॉर्वेट से थोड़ा सा बड़ा होता है फ्रिगेट। और फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर होता है सबसे बड़ा, फ्रिगेट से बड़ा डिस्ट्रॉयर होता है, और डिस्ट्रॉयर के अंदर और भी बहुत सारे वेपन सिस्टम आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके नाम से पता चल रहा है हाँ ये डिस्ट्रॉयर है, दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए, दुश्मन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। ओके, तो तीनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसा मैं बता रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो यहाँ पे सभी लोगों को इसके बारे में मालूम होना ही चाहिए। उसके बाद आगे बात करेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रोटेस्ट कैन नॉट हिंडर ट्रैफिक। अब देखो यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, कौन सा प्रोटेस्ट, फार्मर्स प्रोटेस्ट, ठीक है, आपको मालूम होगा फार्म बिल्स के रिगार्डिंग यहाँ पे जो हमारे किसान भाई है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने जलंधर दिल्ली जो हाईवे है उसको ब्लॉक कर लिया था, ठीक है, मंडे में। अब यहाँ पर जब मंडे में इन्होंने हाईवे ब्लॉक किया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है कि देखो प्रोटेस्ट करने का आपका बिल्कुल हक है, आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट है, आप लोग प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन यह है कि आप लोगों को ट्रैफिक नहीं रोकना है, ठीक है, ट्रैफिक को परेशान नहीं करा, जो पब्लिक मूवमेंट है उसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। और आपको मालूम होगा पिछले साल भी एक केस हो गया था, ठीक है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था पहली बार पिछले साल, यहाँ पर इसी प्रकार का स्टेटमेंट आया था कि लोगों के पास राइट टू प्रोटेस्ट है, लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं किसी चीज़ के प्रति, लोग अपना ओपोजिशन दिखाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या है, दूसरे लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये लोग हाईवे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप हाईवे से हट जाओ, ठीक है, पब्लिक मूवमेंट को परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक तरीके से आप ट्रैफिक को बिल्कुल भी परेशान मत करो, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप बिल्कुल खाली मैदान में जाकर प्रोटेस्ट करो, ठीक है, एकदम खुली जगह पर जाकर आप प्रोटेस्ट कर सकते हो जहाँ पर पब्लिक मूवमेंट को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट का पूरा हक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल ज़बरदस्त होने वाला है, पिछले 3-4 दिनों पहले भी ये न्यूज़ में था। तो जो दिल्ली के सीएम है केजरीवाल साहब, इन्होंने इनॉग्रेट किया, उद्घाटन कर दिया है स्मॉग टावर का। स्मॉग टावर का उद्घाटन किया है कहाँ पर, कन्नॉट प्लेस के अंदर। तो ये स्मॉग टावर क्या होते हैं इसको हम लोग जानेंगे, इसी वजह से इस आर्टिकल को हाईलाइट किया गया, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, और आप समझ सकोगे कि हाँ इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे आर्टिकल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब आप यूपीएससी का सिलेबस निकालोगे, जीएस पेपर 3 के अंदर देखोगे आपको बहुत सारे टॉपिक्स नजर आएंगे, जैसे एनवायरमेंट, पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड
इंटरवेंशंस। बिल्कुल, स्मोक टावर भी यहाँ पर एनवायरमेंट से ही रिलेटेड है। स्मोक टावर एक ऐसा डिवाइस बनाया जा रहा है, एक ऐसा टावर है जो कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और दिल्ली के अंदर ये लगाया गया है। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो टावर है, जो पर्टिकुलेट मैटर होता है, जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना, उनको कम से कम करेगा, ठीक है। 50% तक ये कम कर देगा जिस भी एरिया के अंदर ये टावर लगाया जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा ये काम कैसे करेगा। इस टावर के अंदर आप कह सकते हो बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह लगे होंगे, जो कि फिल्टर्स इस्तेमाल करे जाएंगे एयर को प्योरीफाई करने में, एयर को साफ़ करने में यूज़ किए जाएंगे। और ये जो स्मोक टावर है, इसका मेन फोकस यही है, जो पर्टिकुलेट मैटर है, छोटे कंकड़ पार्टिकल्स हैं, इनको कम से कम किया जा सके और एयर पोल्यूशन को कम से कम किया जा सके। स्मोक टावर का जो स्ट्रक्चर है, ये काफ़ी लंबे चौड़े टावर आपको देखने को मिल जाएंगे। ए लार्ज स्केल एयर प्योरीफायर इनको बोला गया है। इनमें लगभग मल्टीपल लेयर्स ऑफ एयर फिल्टर्स होंगे, जो कि लगातार एयर को क्लीन करते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये है, दुनिया में कौन सी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्मोक टावर देखने को मिल जाएंगे? तो चाइना दुनिया में एक लार्जेस्ट स्मोक टावर वाली कंट्री है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पूरी तरह से स्मोक टावर के ऊपर फोकस किया गया है। मैं भी आपको थोड़ा सा और इसके बारे में क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोग ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से टावर होगा। इसमें फैंस होंगे, बहुत सारे फिल्टर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो एक तरफ से यहाँ पर एयर आएगी और दूसरी तरफ से एयर निकलेगी। यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये एयर है, पॉल्यूटेड एयर, जो गंदी हवा है, वो यहाँ पे इसके टावर के अंदर एंटर करेगी। यहाँ से एंटर करने के बाद ये जाएगी अंदर, ठीक है। फिल्टर होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका फिल्टर है। फिल्टर होने के बाद यहाँ पर ये इसके थ्रू बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो नीचे हवा मिल रही है बिल्कुल साफ़ हवा मिल रही है, ऊपर से पॉल्यूटेड हवा जा रही है अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो टावर है इसकी कॉस्ट लगभग 20 करोड़ रुपए की है। एक टावर लगभग 20 करोड़ रुपए का लगेगा। और यहाँ पर बोला गया है ये जिसके अंदर काफ़ी सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं और इसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और कैपेसिटी यह है कि छोटे से छोटा जो माइक्रोन साइज़ का पार्टिकल होता है ना, जो बाल के बराबर जो भी कंकड़ देखने को मिलेगा, उसको भी यहाँ पर यह फ़िल्टर कर देगा। तो यहाँ पर इसकी एक खास बात है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में भी साथ ही साथ आप एज ए एग्जाम्पल भी इस्तेमाल कर सकते हो कि हाँ, दिल्ली ने स्टेप उठाया है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल कंप्लीट। इसी के साथ गाइज मैं आप लोगों को ये भी पहले बोलना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, ठीक है। आप लोग देख लेते हो फिर उसके बाद वीडियो को लाइक नहीं करते हो। वीडियो पे जो व्यूज़ है वो काफ़ी हद तक पहुंचा देता हूँ। बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रही है, मुझे खुशी होती है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पर। हाँ, बाय द वे, आप लोग कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का भी लिंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जाकर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं डेली बेसिस पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत सारे लोगों की मदद हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग छोटा सा एक काम कर सकते हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हो। कोई चार्ज यहाँ पे लाइक करने का जा नहीं रहा है। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पर ये वीडियो रीच होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प यहाँ पर हेल्प हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो बिल्कुल यहाँ पे वीडियो को शेयर करना चाहो तो करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मदद होगी। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर इस न्यूज़पेपर को आपकी तरह डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये न्यूज़पेपर नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो वो लोग भी यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो न्यूज़पेपर है ये डेली बेसिस पर डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब 24 घंटे के लिए रहता है। उस 24 घंटे के अंदर आप लोग कभी भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसको डाउनलोड कर लिया करो यार। डाउनलोड करके अपने पास स्टोर कर लो, वो सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर अगर उसके अंदर अपलोड रहने दूँगा तो टेलीग्राम चैनल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो कॉपीराइट वायलेशन हो रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ पर एक तरीके से जैसे यहाँ पर न्यूज़पेपर डाल देता हूँ मैं, तो वो चैनल डिलीट हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर स्टोर कर लिया करो अपने पास ही। अब ये आर्टिकल बात करता है भीमा कोरेगांव केस के बारे में। तो जो भीमा कोरेगांव केस है मैं अभी आपको समझाऊंगा, इसका बैकग्राउंड, एक छोटा सा ओवरव्यू भी लेंगे, इंपॉर्टेंट है। बट उसके रिगार्डिंग यहाँ पर 2018 के अंदर जो इंसिडेंट क्रिएट हुआ था भीमा कोरेगांव केस को लेकर, उसके प्रति एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फाइल कर लिया है एक ड्राफ्ट चार्ज। अब ये मुद्दा क्या है पूरा, इसको हम लोग समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल होने वाला है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन करी है और यहाँ पे पता लगाया जो भीमा कोरेगांव वायलेशन केस हुआ था, वायलेंस केस हुआ था कब, 2008 के अंदर, सॉरी 2018 के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ी हिंसा क्रिएट हो गई थी। वो क्यों हुई थी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो जब ये हिंसा हुई ना, तो इन्होंने यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे लोग थे। अब उन बहुत सारे लोग जो भी थे, हिंसा हुई थी। अब यहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन करी है एनआईए ने, तो यहाँ पर पता लगाया है कि लगभग 15 लोग एक्यूज है, 15 लोग ऐसे हैं जो कि इसके पीछे यहाँ पर ये सबसे बड़े कारण है, इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और बोला गया ये जो 15 लोग हैं ना, ये मेंबर हैं बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। जो एक तरीके से बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाता है। तो वो बैन वाले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर हिंसा भड़काने की पूरी तरह से कोशिश करी है। पूरी तरह से यहाँ पर ये कोशिश थी कि लोगों के अंदर हिंसा भड़के और लोग लड़ें, और वही काम हुआ है। तो यहाँ पर अभी लगभग बहुत सारे लोगों को एक्यूज़ किया गया है। तो उसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल है, एनआईए ने यहाँ पर इसके बारे में पता लगाया।
वो लोग कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के यूनिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी के लिए खतरा बनकर आए हैं। तो अब फिलहाल उनके खिलाफ काम भी होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। बट अब ये मुद्दा क्या है, ये भीमा कोरेगांव केस क्या है, ये वॉयलेंस क्या है, कहाँ से ये लोग, इन्होंने कहाँ पर हिंसा भड़काई है, तो ये सब क्या है इसको हम लोग समझेंगे। पहले आपको भीमा कोरेगांव बैटल के बारे में समझना होगा। मैं आपको बस एक छोटा सा ओवरव्यू देने वाला हूँ उसके बारे में। तो ये जो आर्टिकल है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, साथ ही साथ जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये एक बैटल थी, ठीक है। भीमा कोरेगांव मतलब एक बैटल थी, एक युद्ध लड़ा गया था। कहाँ पर, भीमा कोरेगांव के अंदर एक गांव है पुणे के अंदर, वहीं पर जो है एक तरीके से यह बैटल लड़ाई गई। और एक तरीके से आप कह सकते हो ना, ये जो बैटल हुई थी, ये जो लड़ाई हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी, दलित के बीच में हुई थी, और एक तरीके से जो पेशवा फोर्सेस और ब्रिटिश आर्मी है, एक तरीके से इनके बीच में हुई थी। आपको ध्यान रखना है किस किस के बीच में हुई थी, पेशवा के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। और ये कब हुआ था, ये बैटल हुआ था जनवरी 1818 में, ठीक है। तो सिंपल सा है, 1 जनवरी 1818 में बैटल हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एग्जैक्टली ये सब हुआ क्यों था, इसके पीछे का कारण क्या था। तो ये जो बैटल है ना, ये लड़ा गया था भीमा कोरेगांव के अंदर। और किस किस के बीच में लड़ा गया था, ये हम लोगों ने देख लिया। एक तरफ ब्रिटिश आर्मी थी और दूसरी तरफ पेशवा फोर्सेस थे। तो जो ब्रिटिश आर्मी थी, इसके अंदर बहुत सारे दलित सोल्जर्स भी थे, ठीक है, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो लड़ रहे थे। और एक तरफ पेशवा फोर्सेस थी, यानी कि दूसरी तरफ क्या थे, वो पेशवा आर्मी थी। पेशवा आर्मी के अंदर सारे अपर कास्ट वाले लोग थे, ठीक है, अपर कास्ट डोमिनेटेड लोग थे। तो इनके बीच में यहाँ पर ये विवाद छिड़ा था, तो आपको याद रखना है। और हुआ क्या, जो ये ब्रिटिश आर्मी थी, जहाँ पर दलित सोल्जर्स देखने को मिल रहे थे, उन्होंने क्या करा, पेशवा आर्मी को हरा दिया था इस भीमा कोरेगांव बैटल के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है। देखो मुद्दा क्या था ना, मुद्दा ये था कि अब आप कहोगे ब्रिटिश आर्मी के अंदर ये दलित सोल्जर्स कहाँ से आ गए, ठीक है, ब्रिटिशर्स आर्मी के अंदर। तो ध्यान ये रखना है, उस समय हो क्या रहा था, जो ये पेशवा आर्मी, एक तरीके से जो पेशवा बाजीराव टू थे, इन्होंने महार कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी थी, ठीक है। इनको अपनी सर्विस से निकाल दिया गया था, यानी जो ये दलित सोल्जर्स हैं इनको निकाल दिया गया था। तो ये लोग काफ़ी हद तक इतना कुछ झेलने के बाद क्या करा, इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लिया। जो ये दलित सोल्जर्स हैं इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करा। और फिर ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करने के बाद इन्होंने यहाँ पर पेशवा के खिलाफ ही एक तरीके से बैटल रच दिया। और उसके बाद आप कह सकते हो इस बैटल के अंदर जीत भी प्राप्त करी। और इसी वजह से यहाँ पर इस बैटल को बोला जाता है विक्ट्री अगेंस्ट कास्ट बेस, यानी कि जो भी कास्ट को लेकर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, जाति को लेकर काफ़ी ज़्यादा भेदभाव देखने को मिला है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो ब्रिटिश आर्मी यानी कि जो दलित सोल्जर्स है, इन्होंने जीत हासिल करी है पेशवा के ऊपर, ये यहाँ पे बोला गया है। साथ ही साथ जो ये भीमा कोरेगांव बैटल था ना, ये एक तरीके से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था। आपको ध्यान रखना है, एक लास्ट वन ऑफ द लास्ट बैटल्स बोला जाता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का। और अभी के लिए यहाँ पर क्या हुआ कि 2018 के अंदर यहाँ पर इसके 200 साल पूरे हो चुके थे। अब जब 200 साल पूरे हुए तो फिर लोगों ने वापस से जो कोरेगांव जहाँ पर ये बैटल हुआ था, वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, लोग जो है यादगार चीज़ याद करने के लिए, चीज़ को मेमोराइज़ करने के लिए, ठीक है, यानी कि किस प्रकार से जो है कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी जीत हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे सब, जब सब साथ में इकट्ठे हुए तो यहीं पर इन लोगों के बीच में ये हिंसा भड़की थी और लोगों के बीच में काफ़ी हद तक लड़ाई हो गई थी। इनफैक्ट यहाँ पर शायद 1-2 व्यक्ति की जान भी गई थी। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये लड़ाई हुई थी, एक तरीके से जो वायलेंस फैल चुका था इन सब के बीच में, वो सब वायलेंस की करा धरा है किनका था, लगभग जो अभी वहाँ पे 15 एक्यूज पर्सन है इनके द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखो, ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, भीमा कोरेगांव बैटल क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सब कुछ कवर कर लिया। बट यहाँ पे एक और बॉडी इंपॉर्टेंट है, वो है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखो ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसका मेन काम यही है इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। जो ये केसेस होते हैं, इस टाइप के केसेस होते हैं, इनका इन्वेस्टिगेशन करना। एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ, ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे पॉलिटी, तो वहाँ पर आपको पूरा का पूरा चैप्टर देखने को मिल जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रिगार्डिंग। तो जो एनआईए है, इसको बनाया गया था 2008 में, ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2008 का जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक सेंट्रल एजेंसी है जिसका मेन काम है इन्वेस्टिगेट करना, प्रोसिक्यूट करना बहुत सारे ऑफेंसेस को। देखो ऐसे केसेस को देखती है जो केस हमारे जो भारत के लिए, हमारी भारत की सोवरेनिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए जो खतरा है, उन केसेस को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देखता है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो करेंसी स्मगलिंग वगैरह भी देखने को मिल जाती है, और भी बहुत सारे केसेस देखने को मिल जाते हैं स्मगलिंग के, उन सबको भी आज के टाइम पर एनआईए देखता है। और एनआईए का जो मेन काम है वो है आतंकवाद से लड़ना, ठीक है। आतंकवाद के रिगार्डिंग, आतंकवाद के अगेंस्ट में भी यहाँ पर ये काम करता हुआ नजर आता है, तो आपको ध्यान रखना है। और जो जितने भी यहाँ पे लॉज वगैरह इंप्लीमेंट करने का काम करता है टेररिज्म के अगेंस्ट में, वो यहाँ पर एनआईए करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे ब्रांचेस इसके हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू के अंदर। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। मतलब इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमारे प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं।
उसके बाद बात करेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे वाला आर्टिकल इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैंने जैसा बताया था आपको आज से 2 दिन पहले, लगभग शायद 21 अगस्त को हमने डिस्कस किया था कि जो बहुत सारे ज्वेलर्स हैं यानी कि जो सुनार हैं, उन्होंने डिसाइड किया था कि ये मंडे में प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं स्ट्राइक करेंगे, अपनी दुकानें वगैरह बंद रखेंगे। ठीक है, अब ये स्ट्राइक क्यों करेंगे मैं भी आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इन्होंने प्रॉपरली स्ट्राइक किया है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से स्ट्राइक नहीं किया क्योंकि मंडे कल था, मंडे यहाँ पर स्ट्राइक उन्होंने किया है, लेकिन यहाँ पे पार्शियली स्ट्राइक किया है। इसके बारे में आर्टिकल है, तो हम लोग समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर, जो कि हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी ज्वेलर्स हैं जो सुनार हैं, ठीक है, एमएसएमई कैटेगरी के, इन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगाई गई, जैसे कि हॉलमार्क वाला सिस्टम है। आपको मालूम होगा, आप जब सोना खरीदने जाते हो तो आपसे बोला जाता है सोने की जो प्योरिटी है वो कैसे चेक की जा सकती है, उसके ऊपर हॉलमार्क का साइन होगा। अब ये हॉलमार्क क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा, जब भी आप परचेज करने जाओ तो आपको यही चीज़ें देखनी होती है, मैं भी आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अभी क्या है कि यहाँ पर हॉलमार्क को इम्प्लीमेंट किया है, तो इसी चीज़ के अगेंस्ट में जो है ये ज्वेलर्स जो है सुनार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हॉलमार्क्स में साथ ही साथ यहाँ पर एक जो भी यहाँ पर आर्बिट्रली इम्प्लीमेंटेड HUID हॉलमार्क यूनिक आईडी इंप्लीमेंट करी गई है। मतलब इनके ऊपर जो भी ज्वेलर्स से सुना रहे हैं, इनके ऊपर एक ज़बरदस्ती से हॉलमार्क यूनिक आईडी का कॉन्सेप्ट थोपा जा रहा है। तो फिर इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये एक तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस हॉलमार्क जो यूनिक आईडी है इसको हटा दिया जाए हमारे ऊपर से, ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा कहना है। ज्वेलर्स यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ये हॉलमार्क के अगेंस्ट में नहीं है, देखो हॉलमार्क होना चाहिए, इससे लोगों को पता चल रहा है, लोगों को एक तरीके से सिक्योरिटी मिल रही है कि हाँ उनके पास सोना प्योर है, तो सही है, हॉलमार्क होना चाहिए। लेकिन ये जो हॉलमार्क को लेकर एक यूनिक आईडी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि हर एक जो ज्वेलरी होगी यानी कि हर एक अगर सोना होगा, हर एक जो भी कुछ भी आप लोग खरीदते हो गहना, उसको ट्रैक करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, कस्टमर को ट्रैक करेगा, जो भी ज्वेलर होगा उसको ट्रैक करेगा इस यूनिक आईडी के थ्रू। तो यहाँ पर ये यूनिक आईडी नहीं होनी चाहिए, हालांकि हॉलमार्क होना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जितने भी ज्वेलर्स से सुना रहे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं। और मंडे में इन्होंने स्ट्राइक भी किया है, आप देख पाओगे यहाँ पर शॉप्स वगैरह बंद थी मुंबई के अंदर। अब आपको ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये, देन उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ ये हॉलमार्क क्या होता है एग्जैक्टली और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पहले तो ये समझना है, आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉलमार्क को अभी मैंडेटरी किया गया था, हाल ही में हमने डिस्कस भी किया था, इसी साल किया गया है कि देखो हॉलमार्क मैंडेटरी होना वाला है, मतलब कंपलसरी है कि हाँ हॉलमार्क होना ही चाहिए किसी भी सोने के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो हॉलमार्क है इसका मेन मकसद यही है कि जो आपका सोना है उसको एक तरीके से उसकी गारंटी दे कि हाँ वो प्योर है, वो बिल्कुल फ़ाइन है, आपको कोई यहाँ पर एक तरीके से नुकसान नहीं हो रहा है, कोई आपको ठगा नहीं जा रहा है, कोई आपके पास नकली चीज़ नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये हॉलमार्क का साइन लगता है। तो हॉलमार्क के साइन को ज़रूर देख लिया करो। इसको स्टार्ट किया गया था 2000 के अंदर, पहले यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको हॉलमार्क का साइन होना ही होना है। उसके बाद यहाँ पर 2 ही प्रीशियस मेटल हैं भारत के अंदर जो कि सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, सोना चांदी, इन्हीं के ऊपर यहाँ पे हॉलमार्क का साइन होता है। और यहाँ पर जो BIS है, BIS की फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो BIS क्या करता है, सर्टिफाइड ज्वेलर्स को एक तरीके से यहाँ पर उनकी जो ज्वेलरी होती है उनको हॉलमार्क करता है। यानी हॉलमार्क करने का काम किसका है, हॉलमार्क देने का काम किसका है, वो BIS का है। और BIS के बहुत सारे आपको सेंटर्स देखने को मिल जाते हैं, हर एक एरिया के अंदर सेंटर्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ से जो सुनार होता है वो हॉलमार्क लगवाता है। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद आज के टाइम पर ज़रूरत क्या है हॉलमार्किंग की, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला तो इंडिया जो है दुनिया भर में एक बिगेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का, सबसे ज़्यादा सोना कंज्यूम किया जाता है भारत के अंदर। इस वजह से ज़रूरत यह है कि हॉलमार्क का सिस्टम होना ही चाहिए, जिससे लोगों के पास एक सिक्योरिटी मिल सके। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि लोगों के साथ चीट ना किया जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब लोग गोल्ड ऑर्नामेंट्स खरीदें तो यहाँ पर लोगों के साथ कोई भी चीटिंग ना हो, ये हो। दूसरा यहाँ पर बोला गया है लोगों के पास एक क्वालिटी वाली चीज़ आए, प्लस यहाँ पे लोगों को कोई टेंशन ना हो कि हमारे पास कोई नकली सोना आ चुका है। और यहाँ पे एट द लास्ट अगर हम बात करें तो करप्शन को भी टैकल किया जाएगा इस चीज़ को लेकर, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये बोला गया है ज्वेलरी को लेकर ये सारी चीज़ें। बट अभी हम लोग हॉलमार्क के बारे में समझते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ हॉलमार्क, आप लोग जाओ ना, आप लोग कभी कुछ परचेज़ करो गोल्ड का सामान तो क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो आपको यहाँ पर बेसिकली 3 से 5 चीज़ें देखनी होंगी, 5 चीज़ें देखनी होंगी एग्जैक्टली। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जब भी आप कोई गोल्ड परचेस करोगे तो यहाँ पे एक साइन होगा किसका, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड का, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड का जो लोगो है वो इस प्रकार का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। ये लोगो होगा जिसने यहाँ पर हॉलमार्क का साइन दिया है इस ज्वेलरी के अंदर। उसके बाद आपके ये कुछ नंबर होगा, 916 होगा या फिर कुछ भी नंबर हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि वो कितने कैरेट का गोल्ड है। जैसे 24 कैरेट का गोल्ड है
तो यहाँ पर क्या अलग नंबर होगा, 22 कैरेट का गोल्ड है तो अलग नंबर होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया 916 नंबर है, तो जो 916 नंबर है वो 22 कैरेट के गोल्ड के अंदर आता है, तो ये प्योरिटी चार्ट पूरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 24 कैरेट के गोल्ड में कितना नंबर होगा, 999 होगा। या फिर अगर 15 कैरेट का गोल्ड है तो उसमें 625 नंबर होगा, 20 कैरेट का गोल्ड है तो लगभग 833 नंबर होगा। तो आपको ध्यान रखना, ये अलग अलग नंबर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद ऐसे सेंटर होता है, देखो BIS के बहुत सारे सेंटर्स होते हैं अलग अलग जगह पर, उसी का सेंटर है, उसको हमने ऐसे सेंटर बोला है। यही यहाँ पर उसका लोगो भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ जो भी ज्वेलर है जिससे आप लोग सुनार से जो भी खरीद रहे हो उसका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा। उसके बाद हॉलमार्क किस साल में लगाया गया है वो यहाँ पर ईयर ऑफ हॉलमार्किंग का यहाँ पर निशान होगा। तो ये सारे आपको मार्क देखने को मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं प्रॉपरली दिखाई गई हैं तो आपका गोल्ड जो है बिल्कुल प्योर है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। तो यहाँ पर यह है छोटी सी इन्फॉर्मेशन बट इंपॉर्टेंट है। नाउ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में चर्चा करी गई है प्ली अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन इन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बट यहाँ पर क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट में इस चीज़ को लेकर पिटीशन डाला गया और यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टेप उठाया है कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको रोका जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो भी हमारे टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क्स हैं, इनके अंदर कंस्ट्रक्शन चलना भी नहीं चाहिए। इससे काफ़ी हद तक नुकसान हो रहा है जानवर को भी। इनफैक्ट आज के टाइम पर दिक्कत इतनी हो ही रही है एनवायरमेंट को, अब ये सारी चीज़ें भी होंगी तो कहीं ना कहीं काफ़ी बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन आर्टिकल के अंदर कुछ ऐसा खास नहीं है, बट क्या है, आपको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में ध्यान रखना है। जब इसकी चर्चा में आया है तो इसके बारे में डेफिनेटली हम कवर करेंगे, क्योंकि एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, चाहे वो टाइगर रिजर्व हो, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये लोकेटेड है कहाँ पर, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तराखंड में। देन उसके बाद यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट टाइगर है इसको लॉन्च किया गया था 1973 में। आपको ध्यान रखना है कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर इस प्रोजेक्ट टाइगर को रिजर्व लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट टाइगर का मेन फोकस यही था जितने भी टाइगर्स है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, और यहाँ पर एक तरीके से ये जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही पार्ट है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे मेजर रिवर्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे रामगंगा, सोन नदी, मंडल, पेलेन, कोसी, ये मेजर रिवर्स है जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरती हैं। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर। अगेन अफगानिस्तान के बारे में चर्चा हो रही है, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो आपको मालूम होगा पिछले लगभग 1-1.5 महीने से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज हम लोग अफगानिस्तान के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। एडिटोरियल पर भी एक आर्टिकल आया है, कल ही हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, तो यहाँ पे चलो मैं आगे बताने वाला हूँ उसके बारे में। यहाँ पे फिलहाल एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, आपको मालूम होगा कल भी ये चर्चा में था। यहाँ पर ये बात करी जा रही थी, जो हरियत कॉन्फ्रेंस, एक तरीके से जो हरियत फैक्शन है इसको बैन करने की बात की गई थी कि सरकार जो है इनको बैन कर देगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जो MBBS कश्मीरी MBBS स्टूडेंट्स हैं उनसे यहाँ पर पैसा लेकर एडमिशन दिया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया था। ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि इन्होंने पैसा वगैरह लिया है खूब ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर उसको लेकर ये बैन लगा रहे थे, सरकार जो है इन हरियत कॉन्फ्रेंस के ऊपर बैन लगा रही थी। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा अभी कोई इमीडिएटली प्लान ऐसा है नहीं सरकार का, ऐसा यहाँ पे बोल दिया गया है। तो ये हरियत ग्रुप क्या है यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं, छोटा सा आर्टिकल है तो समझ ही लेते हैं। हरियत ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्किंग में आया था 1993 के अंदर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें 26 ग्रुप थे। ठीक है, लगभग आप कह सकते हो इसके अंदर पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है, अवामी एक्शन कमेटी भी आपको देखने को मिल जाएगा। साल 2005 की बात है, इसको 2 फैक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, जिन फैक्शंस की यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो 2 फैक्शन के अंदर डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से हैं? एक है मॉडरेट ग्रुप जिसको यहाँ पे लीड करते हैं, जो कि चलाया जाता है मिरवाइस के द्वारा, और दूसरा है हार्डलाइन ग्रुप जिसको चलाया जाता है गिलानी के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और मतलब कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि ये पिछले 2 दिनों से कवर हो रहा है लगातार। अभी ये आने वाले टाइम पर भी न्यूज़ में आ सकता है, एडिटोरियल सेक्शन के अंदर कवर किया जा सकता है कि यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से पैसे वगैरह लेकर सीट देने की कोशिश की है। तो उसको लेकर यहाँ पर क्या है कि इनके ऊपर बैन लगाने की बात की गई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो बहुत सारे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड आर्टिकल है, तो यहाँ पे आपको ये सारे कवर नहीं करने हैं, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, यूएस ने अप्रूव कर दिया है रिकॉर्ड स्टूडेंट वीज़ा को। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर वीज़ा अभी तक नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा, उसको अप्रूव कर दिया है यूएस ने। अब यहाँ पर जो भारत के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जा पाएंगे, और बोला गया है लगभग 55,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं या एक्सचेंज विजिटर्स हैं वो इस बार चले जाएंगे। यहाँ पर एक तरीके से उनको फ़्लाइट मिल जाएगी, इस साल वो आराम से जा सकेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, स्टूडेंट वीज़ा ये प्रोवाइड किया गया है। और आप कहोगे ये वीज़ा कौन सा होगा, तो वीज़ा यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया गया, इसको स्टूडेंट वीज़ा बोला गया है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा, वो ये है, ये हमने पिछले साल भी पढ़ा था, F1 वीज़ा और M1 वीज़ा। जो F1 वीज़ा होता है वो इशू किया जाता है यूएसए के अंदर पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो वही वीज़ा होगा, यूएस ने अप्रूव किया है स्टूडेंट वीज़ास। तो यहाँ पर F1 वीज़ा जो होता है वो यूएसए इशू करता है
पढ़ाई करने के लिए यूएसए में जाकर आप पढ़ाई कर सकते हो। तो आपको कौन सा वीज़ा मिलेगा? F1 वीज़ा, ठीक है। ये फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए होता है जो भी यहाँ पर पूरी तरह से पढ़ाई करने जा रहा है, जाकर वहीं पे पढ़ेगा। और उसके बाद M1 वीज़ा होता है। M1 वीज़ा उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है जो कि वोकेशनल और नॉन अकेडमिक स्टडीज़ के लिए, कोई अकेडमिक स्टडीज़ नहीं करने गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। और अभी यहाँ पे पिछले साल आपको मालूम होगा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, तो ऑनलाइन पढ़ाई करने वालों को वापस से भेज दिया गया था यूएसए से कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो आप लोग अपने घर पर बैठ कर पढ़ सकते हो, ठीक है। जब सिचुएशन सही हो जाएगी तो उसके बाद आ जाना। नाउ सिचुएशन अब यहाँ पर आप कह सकते हो यूएस ने जो स्टूडेंट वीज़ा है उसको अप्रूव करा है, तो उसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ, तो यहाँ पे पेज नंबर 11 के ऊपर आएंगे, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे तालिबान ने एक तरीके से धमकी दे दी है यूएस को। अब तालिबान ने क्या धमकी दी है यूएस को कि देखो यार, आपने डेडलाइन जो सेट कर रखी है 31 अगस्त की, इसको बढ़ा मत देना, ठीक है। उसको बढ़ा दोगे तो फिर सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी अफगानिस्तान के अंदर। ये तालिबान का सीधा साधा स्टेटमेंट है। तालिबान ने वॉर्न किया है मंडे में यूएस को। अभी आपको मालूम होगा क्या है वॉर्न, क्या है। अभी ये सब कुछ जो क्रिएट हो रहा है, जो तालिबान सब कुछ कब्जा कर पाया अफगानिस्तान के ऊपर, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? वो बहुत बड़ा कारण यह है कि यूएस ने जो अपने ट्रूप्स हैं, जो अपने जवान हैं, वो वहाँ से विड्रॉ करने चालू करे थे, ठीक है। अब विड्रॉ करने चालू करे थे, इन्होंने एक आखिरी डेट रखी थी, डेडलाइन रखी थी, कब की? 31 अगस्त की। 31 अगस्त तक हम लोग अपने सारे ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेंगे। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 31 अगस्त पास में आ ही रही है, बस एक सप्ताह और है, यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसी चीज़ को देखते हुए तालिबान ने बोला है कि देखो यहाँ पर 31 अगस्त आ रही है, लेकिन इसको एक्सटेंड मत कर देना कि हम लोग थोड़े से लंबे समय तक और अपने ट्रूप्स को रखने वाले हैं। इसको बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं करना है, वरना और ज़्यादा बवाल क्रिएट होता हुआ नजर आएगा अफगानिस्तान के अंदर। ये सारी चीज़ें देखते हुए जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, आज के टाइम पर ये सबसे ज़्यादा परेशान है, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशानी में, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा, बहुत सारे लीडर्स के द्वारा, कि यहाँ पर जो बाइडन की सबसे बड़ी गलती है कि जो बाइडन ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मचा दी है अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने में अफगानिस्तान से। और इन्होंने जितनी जल्दी ट्रूप्स को विड्रॉ किया है, उतनी ही तेज़ी से तालिबान ने कब्जा किया है अफगानिस्तान के ऊपर। अगर यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं थी ट्रूप्स को विड्रॉ करने की, अगर ट्रूप्स को आप विड्रॉ कर रहे थे तो आपको एक ठोस यहाँ पर एक तरीके से प्लान रख के चलना चाहिए था, तालिबान के साथ एक ठोस एग्रीमेंट करना चाहिए था, ताकि जो है ये सिचुएशन आज के टाइम पर क्रिएट ना होती कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो भाग चुके हैं, अब पूरा जो अफगानिस्तान है वो तालिबान के हाथ में आ चुका है। इनफैक्ट चलो ये तो अलग हुआ, उसके बाद यूएस ने अपने बहुत सारे इक्विपमेंट्स वहाँ पे छोड़ दिए थे, बहुत सारी जो अपनी मिलिट्री ड्रेसेस हैं वो वहाँ पर छोड़ दी थी, वो सब तालिबान के हाथ लग चुकी हैं। तालिबान वो सब मिलिट्री ड्रेस का यूज़ कर रहा है, वो सब हेलमेट, ऐसे ऐसे हेलमेट जो कि बाकी कंट्रीज़ के पास मुश्किल से होंगे, वो सब तालिबान के हाथ लग चुके हैं, ठीक है। बहुत जो गन है वो M4 राइफल तालिबान के हाथ लग चुकी है। हालांकि पहले AK-47 यूज़ करते थे, बट यहाँ पर अब M4 राइफल्स हाथ में लग चुकी है। उसके बाद यहाँ पर ये अपना पूरा बटालियन बना चुके हैं, बदरी 313 करके यहाँ पर ये नाम दिया गया है। तालिबान का ये पूरा का पूरा बटालियन है और इनके पास सारे नए इक्विपमेंट्स आ चुके हैं जो कि यूएस ने अफगानिस्तान के अंदर छोड़ दिए थे, या फिर यूएस ने अफगान के फोर्सेस को ट्रेन करते हुए वो सारे इक्विपमेंट्स दिए थे। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ये हाँ इनफैक्ट आने वाले टाइम पर ये खतरा बन सकता है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, ये जो भी हत्यारे हैं ये आतंकवाद को थमा सकते हैं और भी खतरनाक आतंकवादियों को थमा सकते हैं, जिससे यहाँ पर कंसर्न वाली बात पैदा हो सकती है बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए, खासकर इंडिया के लिए भी यहाँ पर ये चिंता वाली बात देखने को मिलेगी। ये हुआ हमारा कंप्लीट आर्टिकल। उसके बाद बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर जो गाज़ा इंसिनरी बलून्स हैं, ये यहाँ पर ये फायर करेगा इसराइल के अंदर। कल हमने डिस्कशन किया था कि इसराइल ने क्या करा था, इसराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी है गाज़ा के ऊपर, गाज़ा पट्टी के ऊपर। गाज़ा पट्टी के ऊपर हमास का पूरी तरह से कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अटैक किया गया इसराइल के थ्रू। पहले हम लोग मैप को देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको इसराइल देखने को मिल जाएगा और गाज़ा पट्टी कहाँ पर है, वो इतना सा एरिया, ये पट्टी की शेप में, इसी वजह से इसको गाज़ा पट्टी बोला जाता है। इस पट्टी पर पूरी तरह से हमास का कंट्रोल है। हमास को बहुत सारी कंट्रीज एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेशन दे चुकी है। अब क्या है, इसराइल ने यहाँ पर स्ट्राइक कर दी थी क्योंकि बॉर्डर के ऊपर काफ़ी हद तक वायलेंस क्रिएट हुआ, हिंसा क्रिएट हुई। उस वायलेंस में लोगों ने पथराव किया इसराइल के फोर्सेस के ऊपर और फिर इसराइल ने एयर स्ट्राइक कर दिया गाज़ा के ऊपर। ये विवाद हुआ। नाउ अब क्या हुआ, गाज़ा ने भी यहाँ पे इंसिनरी बलून्स छोड़ दिए हैं। इंसिनरी बलून्स क्या होते हैं, ये बलून्स ऐसे होते हैं कि इनके अंदर बॉम्ब होता है, ठीक है। बॉम्ब यहाँ से छोड़ दिए जाएंगे,
और बॉम्ब आपको इधर मेडिटेरेनियन सी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे गाज़ा के लोगों को पता है कि जो हवा है वो मेडिटेरेनियन सी से इधर की साइड चलती है, ठीक है। तो ये लोग बलून्स छोड़ देते हैं और बलून्स के अंदर बम लगे हुए हैं, और जो बलून्स है जब वो उड़ते उड़ते यहाँ पे आएंगे तो मतलब फिर भी 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे के बाद वो फूट जाएगा बलून। जैसे ही वो बलून फूटेगा वो बॉम्ब नीचे जाकर ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ, आप कह सकते हो ये बॉम्ब है वो कहीं पर भी गिर सकता है, उससे इजराइल के जो आम नागरिक हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है, उनको भी काफ़ी बड़ा खतरा है। तो अभी यहाँ पर इंसेंडरी बलून्स यहाँ पे छोड़े गए थे गाज़ा के द्वारा, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल था जिसको हमने कवर कर लिया है, तो आपको समझ जाना है इंसेंडरी बलून्स होते क्या हैं एग्जैक्टली। पेज नंबर 12 के ऊपर आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन। यहाँ पे एक आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, रूट्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी डिपेंड्स एट रिस्ट्रिक्शन ईजा। मतलब क्या है कि आज के टाइम पर आप देख पाओगे इकोनॉमी हमारी काफ़ी हद तक डाउन थी पिछले कुछ समय से, लगातार कोविड-19 की वजह से, साथ ही साथ लॉकडाउन की वजह से। ना अभी क्या हमारी इकोनॉमिक रिकवरी काफ़ी हद तक होती हुई नजर आएगी। जुलाई के अंदर काफ़ी बेहतर काम किया गया है, और आप कह सकते हो जो भी रेटिंग एजेंसी है उसके द्वारा यहाँ पे बताया गया है इकोनॉमिक रिकवरी काफ़ी गहराई से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग को चीज़ों को टैकल भी करना है। और भी आने वाले टाइम पर बहुत सारी रेटिंग एजेंसी ये बोलती हैं कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी और ग्रो करती हुई नजर आएगी। बट अभी के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो कोविड-19 को लेकर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे थे, बहुत सारे मतलब जितने भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रखे थे स्टेट्स के द्वारा, उन सबको यहाँ पर कहीं ना कहीं ईज़ किया गया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर छूट मिली है, उसके अंदर कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब हमारा जो सेक्टर है वो थोड़ा सा ओपन होने लगा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हुआ है, इकोनॉमी के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो उसके बारे में बताया गया, जुलाई के अंदर एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है इकोनॉमी के अंदर। तो बार बार वही स्टेटमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ बढ़ेंगे हम एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। अब देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को क्या क्या डिस्कशन किया गया है। नाउ आएंगे पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज़ एडिटोरियल सेक्शन। पहले आर्टिकल में अफगानिस्तान के बारे में ही चर्चा हो रही है दोनों आर्टिकल में। देखो यहाँ पे मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, कल का वीडियो देखो, आज क्या तारीख है, आज 24 तारीख है, 24 अगस्त है, कल 23 अगस्त थी। कल वाले वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है अफगानिस्तान के पूरे सिचुएशन के बारे में, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, ठीक है, ये सब कुछ क्यों हुआ है, क्या रीजंस है इसके पीछे, ऑल मतलब जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं A to Z सब कुछ कवर कर दिया है। तो कल वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। यहाँ पर ये वाला आर्टिकल वहीं से पढ़ लेना, अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है तो इस आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ यहाँ पे मैं आप थोड़ा सा सपोर्ट आप इस बेसिस पर कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, वापस से टाइम वेस्ट होगा, तो हम लोगों ने कल डिस्कशन कर रखा है, तो उसको एक बार आप लोग अच्छे से देख सकते हो। बाकी जो आर्टिकल्स है वो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, काफ़ी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। यहाँ पर बात करी गई है साइक्लोन के बारे में, ताउते साइक्लोन आया, यास साइक्लोन आया, इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो बर्बादी हुई है। आने वाले टाइम पर हम लोग को थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेजर्स उठाने पड़ेंगे ताकि जो साइक्लोन से हम लोग बच सकें। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये उज्ज्वला स्कीम के बारे में चर्चा कर रहा है। इंडियन इकोनॉमी हमारी जो है स्ट्रगल कर रही है आज के टाइम पर रिकवर करने के लिए, उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ओवरव्यू लेंगे बस इस आर्टिकल के बारे में। और फिर एट द लास्ट हम लोग बात करने वाले हैं जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं जेयर बोल्सोनारो, इनके बारे में। चाहते हैं कि इनके हाथ में ये पूरा का पूरा ब्राज़ील का कंट्रोल रहे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे इसके लिए क्या क्या करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं। जो आज का पहला एडिटोरियल है वो बात करता है ताउते और यास, ये दोनों साइक्लोन आपको मालूम होगा हाल ही में आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे बताना यह है कि ये दो साइक्लोन है ना, ये कहाँ कहाँ पर आए थे ये आप लोगों को बताना है, काफ़ी हमने डिस्कशन किया था। अब क्या है, आने वाले टाइम पर और भी साइक्लोन्स आने के चांसेस हैं, तो उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा हुई है। देखो बहुत सारे सीवर साइक्लोन्स देखने को मिले हैं, ताउते और यास हम लोग को देखने को मिला। एक ही महीने के अंदर ये दो साइक्लोन आए थे, एक आया था 17 मई को और एक आया था 26 मई को। दोनों की जगह यहाँ पे बताई दी है, तो जो दोनों की जगह मैं यहाँ पर बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे आया था, तो यहाँ पे मैं जगह का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पर जो ये दोनों स्टॉर्म्स है ना, एक तरीके से इनसे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, बहुत ज़्यादा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी हद तक बर्बादी हुई है, हाउसेस बहुत सारे डैमेज हुए हैं, मतलब नुकसान तो डेफिनेटली हुआ है। जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिपोर्ट ये करती है कि यहाँ पर लगभग आप कह सकते हो कि 199 लोगों की जान गई है। अगर हम लोग दोनों साइक्लोन्स की बात करें, दोनों साइक्लोन्स की वजह से लगभग 199 लोगों की जान गई, लगभग 37 जो मिलियन पीपल हैं वो अफेक्ट हुए हैं इस चीज़ से। इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, 300 बिलियन लगभग डॉलर्स का यहाँ पे नुकसान हुआ है, ऐसा यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 300 बिलियन रुपीस का यहाँ पर यह नुकसान हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसका यहाँ पे बोला गया जो क्रॉप एरिया है वो बर्बाद हुआ, बहुत लगभग 0.24 मिलियन हेक्टेयर जहाँ पर फसल उगाई जाती है वो वाला एरिया बर्बाद हुआ। उसके बाद 0.45 मिलियन जो हाउसेस हैं वो डैमेज हुए हैं। देन उसके बाद और ही बहुत सारे लोग, लगभग 2.5 मिलियन जो लोग हैं उनको एवैक्यूएट किया गया है साइक्लोन शेल्टर तक। उनको यहाँ से एक तरीके से जो भी अपने घर है उनको वहाँ से हटा कर दूसरी जगह पर ले जाया गया है, और उनके घर फिर डिस्ट्रॉय हुए हैं, मतलब उनके घर फिर यहाँ पर बेकार हो चुके
चुके हैं इन साइक्लोन्स की वजह से। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल गई हैं। बहुत सारी ट्रीज़ को बर्बादी हुई है, जो ग्रीन कवर है हमारा वो बेकार हुआ है। और कोविड-19 पैंडमिक ने आपको पता ही है वो तो बुरा हाल कर ही रखा है। तो कोविड-19 पैंडमिक ऊपर से यहाँ पर ये साइक्लोन, दोनों ने मिलकर काफ़ी हद तक तबाही मचाई है। अभी यहाँ पर पिछले कुछ महीने में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। जब ये साइक्लोन्स आ रहे थे तब कोविड का ही बहुत बुरा हाल था। लगातार डेली बेसिस पर जो केसेस हैं वो लगभग बहुत ज़्यादा आ रहे थे। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से यहाँ पर ये साइक्लोन बनते हुए नजर आएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा साइक्लोन एग्जैक्टली बनते कैसे हैं, मैं अभी आपको समझाऊंगा उसके बारे में। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो। अभी यहाँ पर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कवर करते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, जहाँ पर इंडिया जो है कितना एरिया समुद्र से टच करता है, वो लगभग आपको 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर तक का कोस्ट लाइन देखने को मिल जाएगा भारत का, जहाँ पर 96 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 266 मिलियन जो पीपल हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक्सपोज हो चुके हैं साइक्लोन से, सुनामी से। एक तरीके से इतने लोग परेशान हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक का डेटा है, यूनाइटेड नेशन 2010 का यहाँ पर एस्टिमेटेड डेटा है कि लगभग 200 मिलियन सिटी जो रेसिडेंट्स हैं, यानी कि 200 मिलियन जो लोग हैं जो आसपास कोस्टल लाइन्स के आसपास रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा खतरा झेल रहे हैं। और आने वाले 2050 तक, साल 2050 तक लगभग 200 मिलियन तक लोग अर्थक्वेक और स्टॉर्म से यहाँ पर बर्बाद होते हुए नजर आएंगे, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, अगर आपने कोई प्रॉपर स्टेप नहीं उठाया तो। लगभग बोला गया 1891 से, यानी मतलब कि 1891 से लेकर 2020 तक लगभग 313 साइक्लोन देखने को मिले हैं इंडिया के अंदर, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पर। और जिसमें से 130 जो हैं बोला गया इनको सीवर साइक्लोन स्टॉर्म। सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म क्या होते हैं आगे मैं बताने वाला हूं, बट यहाँ पे समझ लेना सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टॉर्म होते हैं। ठीक है, 313 में से 130 तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। वेस्ट कोस्ट के अंदर 31 साइक्लोन देखने को मिले, 222 साइक्लोन जो है ईस्ट कोस्ट के आसपास देखने को मिले हैं। ओडिशा कोस्ट में भी 97 साइक्लोन्स देखने को मिले हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश 79, तमिलनाडु 58, वेस्ट बंगाल 48, गुजरात 22, महाराष्ट्र गोवा 7, उसके बाद केरला 2। तो यहाँ पर अलग अलग साइक्लोन्स आप देख पाओगे कितने सारे साइक्लोन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। पहले मैं आपको साइक्लोन्स के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ, फिर आगे का डेटा कवर करेंगे। ये आपका ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। होता क्या है, जो यहाँ पर समुद्र का लेवल है, ठीक है, क्या हो रहा है, गर्मी हो रही है। गर्मी से क्या होगा, वाटर इवापोरेशन होगा। ठीक है, वाटर इवापोरेट होगा, जो ओशन सरफेस है वो गर्म हो रहा है। अब जब वाटर इवापोरेट होगा तो ऊपर यहाँ पर गैस निकलेगी, तो क्या होगा, इनसे एक मास ऑफ क्लाउड बनकर आएगा। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। अब जब ये क्लाउड फॉर्म होगा ना, ठीक है, तो क्लाउड फॉर्म होने के बाद क्या होगा, आप कह सकते हो नीचे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। ठीक है, लो प्रेशर एरिया जब क्रिएट होगा तो यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब ये इवापोरेशन होगा यहाँ पे क्या होता है, लेटेंट हीट निकलती है। जब लेटेंट हीट निकलती है तो यहाँ पर ये क्लाउड फॉर्मेशन होगा। क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा। नीचे यहाँ पर लो प्रेशर एरिया कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, गोल गोल यहाँ पर घूमती हुई हवा नजर आएगी। फिर हवा ये ऐसी चलती रहेगी, ऐसी चलती रहेगी और ये प्रोसेस जारी रहेगा। तो यह हवा ऐसी चलती रहेगी, ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, फिर हवा तेज़ हो गई है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये साइक्लोन बनता हुआ नजर आता है। टेम्परेचर इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। और फिर इसके बाद ये साइक्लोन और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसको 5 कैटेगरी के अंदर रखा गया है। जितनी तेज़ स्पीड होगी हवा की उतना मतलब खतरनाक साइक्लोन है, जितनी कम स्पीड होगी हवा की उतना मतलब इतना खतरनाक नहीं है। लगभग यहाँ पर 5वीं कैटेगरी के अंदर जो साइक्लोन की स्पीड है वो लगभग 252 किलोमीटर पर आवर है। मतलब जो हवा चलेगी, जो आंधी चलेगी वो 252 किलोमीटर पर आवर, तो आप समझ सकते हो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, घर तक यहाँ पर हिल जाएगा पूरा। इसके बाद यहाँ पर साइक्लोन की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। मैंने अभी आपको बताया सीवर साइक्लोन कैटेगरी। सीवर साइक्लोन के अंदर यहाँ पे आप देख पाओगे जो विंड स्पीड होती है वो लगभग 88 से लेकर 117 किलोमीटर पर आवर की होती है। उसके बाद सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ठीक है, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म आते हैं। देन उसके बाद सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म आते हैं, साइक्लोनिक स्टॉर्म आते हैं, डीप डिप्रेशन और डिप्रेशन, ये सारे स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। साइक्लोन्स कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इनको क्लासीफाई किया जाता है। अब क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब कि क्या है, बर्बादी इतनी कर देते हैं कि पूछो मत। जब यहाँ पर बोला गया है 1999 से, मतलब 1999 से लेकर साल 2020 तक बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये साइक्लोन्स आए और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान तो गई है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और उसमें भी यहाँ पर बहुत सारा पैसा लगता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा। ऐसी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। ठीक है, हालांकि कुछ टाइम पहले से क्या हो रहा है, अब यहाँ पर साइक्लोन की वजह से डेथ कम हो रही है। वो उसके पीछे का रीज़न यह है, आज के टाइम पर जो हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर तरीके से वर्क कर रहा है। मतलब हम लोग को पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये वर्क करता रहता है कि हम लोग साइक्लोन को पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकें, भविष्यवाणी कर सकें कि आने वाले टाइम पर इस जगह पर साइक्लोन आने वाला है। हम लोग को आज के टाइम पर पहले पता चल जाता है।
इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, पहले से यहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट कर लेते हैं, लोगों को दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि तो आज के टाइम पर जो है डेथ वगैरह कम हो रही है, लेकिन डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है। डेथ तो कम हो रही है लेकिन डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, डैमेज पहले कम हुआ करता था लेकिन अब यहाँ पर डैमेज ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डैमेज ज़्यादा होगा तो इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया। और उसके बाद आप कह सकते हो कि आधा पैसा हम लोगों को फिर इसमें खर्च करना पड़ जाता है, जो भी है डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। देन उसके बाद मेजर्स क्या क्या हैं, तो ओडिशा ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टेप्स उठाए साइक्लोन को टैकल करने के लिए। जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इनका काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। इन्होंने डिजास्टर वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रखा है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में, कि अगर कोई डिजास्टर आएगा तो इन लोगों को एकदम पहले से ही पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो कि एसेंशियल स्टेप्स क्या उठाने चाहिए। पहला स्टेप तो यह है कि आपको अपना साइक्लोन वार्निंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा नया रखना है, इंप्रूव करना है। आपको अच्छे से अच्छा अपना वार्निंग सिस्टम रखना है ताकि आपको बहुत पहले ही पता चल जाए कि हाँ साइक्लोन इस जगह पर आने वाला है, ताकि आप लोगों से ज़्यादा लोगों की जान बचा सको, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने से बचा सको। तो यहाँ पर ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम लोग साइक्लोन्स को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। देखो डिज़ास्टर है, रोका तो जा नहीं सकता है, फिलहाल इसको हम लोग जो इसका इफेक्ट है वो कम से कम कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ओके, तो ये चीज़ आप लोग को इस आर्टिकल के अंदर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद बात करेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। तो अगले आर्टिकल में बात हो रही है फाइंडिंग अ हेल्दी वे टू कुक। अब यहाँ पर क्या है कि आपको मालूम होगा, पहले आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो लकड़ी हो गई, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए। इनसे पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उस चीज़ों को कम करने के लिए सरकार के द्वारा एलपीजी लाई गई। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो गैस सिलेंडर से ये लाए गए ताकि जो ये पोल्यूशन वगैरह ना हो, ठीक है, लोगों को दिक्कत ना हो। उसको लेकर अभी उज्ज्वला स्कीम आई थी, आपको मालूम होगा। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि आपका जो ये उज्ज्वला स्कीम वाला कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको दूसरी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। वो क्या है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंडिया के अंदर बहुत सारी जो वेमेन है वो पूरा हाउस होल्ड के अंदर देखने को मिल जाएंगी, जो कि लकड़ी का इस्तेमाल कर रही हैं, या फिर गाय के गोबर का जो डंक केक्स बनाए जाते हैं, कंडा जिसको बोलते हैं शायद हिंदी में, मुझे पता नहीं है शायद। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, इसका इस्तेमाल करके इसको जलाकर जो है खाना बनाया जा रहा है। गैस के जो यहाँ पे चूल्हा है उसके ऊपर चूल्हा का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और ये बहुत पहले से ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और जो चूल्हा का इस्तेमाल हो रहा है इससे हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, आप इतना सारा स्मोक जो है वो इनहेल कर रहे हो, बहुत सारा धुआं आपके अंदर जा रहा है, तो इनफैक्ट यहाँ पर ये नुकसान करेगा। साथ ही साथ जो चूल्हास होते हैं, फायर बेस्ड स्टोव्स होते हैं, ठीक है, स्टोव्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये भी काफ़ी हद तक एनर्जी रिलीज़ करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार जो है एलपीजी का कॉन्सेप्ट लेकर आई है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जून 2013 के अंदर इसको लॉन्च किया था पहले स्कीम के अंडर में, और यहाँ पर स्कीम फाइनली कवर करी गई 291 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 291 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर यहाँ पर इस स्कीम को लागू किया गया है। इन्होंने बोला क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर क्या है एलपीजी गैस का इस्तेमाल होगा, और इससे क्या होगा, जो यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह जलाई जा रही है कम से कम जलाएंगी। इससे क्या होगा, इनकम भी बढ़ेगी, प्लस जो लोअर क्लास फैमिली है, ठीक है, उनको स्कीम के अंदर कवर किया जाएगा, उनको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा, उनकी ह्यूमन हेल्थ भी इंप्रूव होगी। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया था। तो साल 2016 आया तो मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया एलपीजी स्कीम, किसके अंडर में, एज अ प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंडर में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंदर में ये पहली स्कीम लॉन्च करी गई। अभी यहाँ पर 2.0 भी लॉन्च कर दी गई है, दूसरी स्कीम भी लॉन्च कर दी गई है। तो नीति आयोग ने यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर फोकस किया। एलपीजी को 2025 तक हम लोग सभी जगह पर पूरी तरह से एक एक्सेस बना देंगे, सभी लोगों के पास एलपीजी होगी, और जो है ये लोग जो लकड़ी वगैरह इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया था। और इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया। लेकिन अभी क्या है, तब भी आप लोग देख पाओगे जो एलपीजी कनेक्शन है वो तब भी आपको देखने तो मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन होने के बाद भी लोग फायरवुड डंक केक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि देखो बहुत सारे लोग जो है अपना डिसीजन लेते हैं कि रिफ़िल कराने का। ठीक है, आप लोगों ने चलो ले तो लेते हो एलपीजी, फिर उसको वापस से रिफ़िल तो करवाना होता है, ऐसा थोड़ा ना एक बार लेके काम खत्म। ठीक है, उसको वापस से रिफ़िल करवाना होता है, और रिफ़िल करवाना ही बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है जो गरीब लोग हैं उनके लिए। तो ये लोग वापस से क्या करते हैं, फिर वापस से एलपीजी का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, और एलपीजी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, टी स्नैक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो खाना वगैरह बना रहे हैं ये बाकी चूल्हे वे वापस बना रहे हैं, वापस लकड़ियाँ जला रहे हैं। तो क्या बात हो, यहाँ पर कोई इस स्कीम का फ़ायदा हुआ, इसका स्कीम का फ़ायदा नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका ऑल्टरनेटिव आपको लाना पड़ेगा। एलपीजी इस्तेमाल हो रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, एलपीजी से यहाँ पर काफ़ी कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑथर काफ़ी हद तक तारीफ़ कर रहे हैं इस चीज़ की। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी देखना होगा कि जो बहुत सारे लोग हैं, हाई इनकम वाले ग्रुप वाले लोग हैं, वो तो यहाँ पर पूरी तरह से इसको रिफ़िल करवा लेंगे, दूसरी बार भी यहाँ पर ये एलपीजी का इस्तेमाल कर लेंगे। बट जो गरीब लोग हैं वो यहाँ पर एक बार लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर समझेंगे यार
इसको वापस से रिफ़िल करवाना पड़ेगा, जो कि क्वाइट एक्सपेंसिव है। तो उसके बाद वो लोग वापस से उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। तो इन सब फाइंडिंग्स के अलावा जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया उज्ज्वल 2.0, ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर क्या हुआ, 1 करोड़ एडिशनल PMUY कनेक्शन दिए गए हैं और लगभग आप कह सकते हो डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन दिया गया। लो इनकम फैमिलीज़ को यहाँ पर ये कनेक्शन दिया गया है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो पहले फेज़ के अंदर मतलब स्कीम में कवर नहीं मतलब जो पहले वाली स्कीम थी साल 2016 के अंदर जब इसको लाया गया था, जो लोग उसके अंदर कवर नहीं थे ना, अब उन लोगों को भी यहाँ पर कवर किया गया है, ठीक है। अब क्या है, लोगों को कहीं पे भी अगर कहीं पर भी लोग लोकेटेड हैं उनको बस खाली अपना एक छोटा सा प्रूफ देना है, देन उसके बाद ये लोग उन लोगों को यहाँ पर एक कनेक्शन भी मिल जाएगा। इसके लिए काफ़ी पैसा खर्चा गया है, इस साल यहाँ पर लगभग 14,073 करोड़ रुपए खर्चा जाएगा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, LPG सिलेंडर्स देखो प्रायोरिटी पे आपको नहीं रखना चाहिए था पुअर लोगों के लिए, आपको किसी और चीज़ के ऊपर यहाँ पे काम करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं जो पुअर लोग हैं कभी कभी सिलेंडर खरीदने के बाद उसको थोड़ा सा दाम बढ़ाकर बेच देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर नो डाउट बोला गया है करोड्स ऑफ पुअर मिडिल क्लास वेमेन हैं जिनको यहाँ पर एक बेटर सोर्स की ज़रूरत है और ये LPG काफ़ी बेटर ऑप्शन है। लेकिन LPG काम अच्छे से करता है, लेकिन आप कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ पुअर हाउस होल्ड्स के लिए नहीं करता है, मतलब जो गरीब लोग हैं उनको काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट करता है, उनको लिए एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव चाहिए। क्वेश्चन ये है अफोर्डेबल अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, स्मोकलेस चूल्हा का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें से धुआं ना निकले, बायोगैस प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कुकर हो गए, ठीक है, जो आप कह सकते हो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है काफ़ी सस्ती देखने को मिल जाएगी। तो इसके थ्रू यहाँ पर ये चीज़ आप लोग प्रोवाइड करवा सकते हो इन लोगों को। इसके थ्रू यहाँ पर क्या होगा, आप कह सकते हो कि ये जो LPG कनेक्शन है, ये लोग अगर LPG कनेक्शन से बच रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इससे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती है जो LPG से, और सस्ती पड़ जाएगी तो ये लोग इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ओके, आई होप आपको आर्टिकल क्लियर हो गया होगा, एक अच्छा आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर सेकंड लास्ट एडिटोरियल है ये बात करता है ब्लस्टर एंड बोगस क्लेम के बारे में। तो जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं जेर बोल्सोनारो, ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे बोला गया है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रिप्लेस कर रहे थे पेपर बैलेट से, ठीक है। मतलब जो आज के टाइम पर EVM वाला सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला सिस्टम है, इसको पेपर बैलेट से रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। रिप्लेस कर रहे थे लेकिन इन चीज़ के अंदर फेल हो चुके हैं। एक तरीके से आज के टाइम पर भी कंट्रोल करना चाहते हैं पूरी तरह से ब्राज़ील को, अपनी डिक्टेटरशिप दिखाना चाहते हैं। बट आज के टाइम पर लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं प्रेसिडेंट से। जो इलेक्शन होंगे लेकिन अब की बार पता है कि यहाँ पर हटना ही हटना है, तो यहाँ पर क्या है, अपना दिमाग लगा रहे हैं आज के टाइम पर। क्योंकि लोगों का कहना यह है कोविड-19 को इन्होंने सही से टैकल नहीं किया है, कोविड-19 को सही से मैनेज नहीं किया, क्लाइमेट चेंज को सही से मैनेज नहीं किया। ब्राज़ील के अंदर आपको दुनिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, अमेज़न के जंगल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अमेज़न के जंगल के अंदर आग लगी थी, उस चीज़ को मैनेज नहीं किया, जानबूझकर आग लगाई गई है, वो चीज़ें देखने को मिली है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसकी वजह से लोगों के प्रति इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा है ब्राज़ील के लोगों के अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि अभी यहाँ पर इनको पूरी तरह से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या है ये नहीं हटना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि चाहते हैं कि वापस से एक तरीके से जो भी यहाँ पर डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो, एक जो डिक्टेटरशिप है वो आ जाए और जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर ये रुके ही रहें, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो मतलब छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, कुछ खास इतनी देखने को मिलेगी नहीं। ब्राज़ील को आप मैप में देख सकते हो ब्राज़ील कहाँ पर है। उसके बाद आज का लास्ट एडिटोरियल बात करता है, ये इसका भी सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे, ये अभी हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। इंडियन इकोनॉमी जो है वो आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है रिकवर करने में। जिस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ना है वहाँ पे डेफिनेटली मैं डिटेल में जाता हूँ, जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पाओगे इस आर्टिकल में कुछ ऐसी खास चीज़ें हैं नहीं। यहाँ पर यही है कि हाँ बिल्कुल हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हमारी इकोनॉमी काफ़ी हद तक डाउन पहुँची। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो RBI ने बताया कि जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो 6% क्रॉस कर चुका है, 6% क्रॉस कर चुका है। जो महंगाई है वो क्रॉस कर चुकी है, मतलब हमारी लिमिट जो है क्रॉस हो चुकी है। क्योंकि जब इन्फ्लेशन देखा जाता है वो कैसे मेजर किया जाता है, 4+-2 से, मतलब जो महंगाई रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 होगी और कम से कम 2% होगी, ठीक है। 2% से कम नहीं हो सकती, 6% से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन 6% को क्रॉस कर गई थी। तो आपको मालूम होना चाहिए लिमिट अपनी पूरी तरह से क्रॉस कर गया था। तो महंगाई बढ़ी, लॉकडाउन लगे, जॉबलेस देखने को मिला, बहुत सारे लोग जो है आधे से ज़्यादा जो लोग हैं उनके पास से जॉब चली गई हैं। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि नॉर्मल सी बात है, सबको आपको मालूम होगा कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। डिजीज़ जो है ये फैली है, उसकी वजह से हुआ। कोविड-19 के अलावा और भी बहुत सारी डिजीज़ देखने को मिली, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इंडियन इकोनॉमी काफ़ी बुरी तरह से अफेक्टेड रही है इन सब चीज़ों से। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि जब इन सब चीज़ों से अफेक्टेड रही, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव ने और बुरा हाल कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद महंगाई बढ़ती हुई नजर आई,
और महंगाई बढ़ गई तो फूड प्राइसेस वगैरह सब कुछ इंक्रीज़ होता हुआ नजर आया है। तो आज के टाइम पर हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से स्ट्रगल कर रही है। हम लोग वापस से चीज़ों को रीओपन कर रहे हैं। हम लोग जो है अब कह सकते हो कि जो भी हमारा ओपनिंग है, एक तरीके से आप कह सकते हो वापस से हम लोग चीज़ों को ओपन कर रहे हैं। जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे कोविड-19 के अंदर, वो सब रिस्ट्रिक्शंस को हम लोगों ने कम से कम किया है, ताकि जो है कम से कम करके क्या हुआ, इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके, लोगों के पास जो है पैसा आए। लोगों के पास पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी तो फिर कहीं ना कहीं इकोनॉमी ग्रो होगी। और यहाँ पे क्या होगा, जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सब कुछ अच्छे से ओपन होंगे बिना किसी रिकॉर्ड के, तो क्या होगा, वहाँ पे जॉब भी मिलेगी, लोगों को जॉब मिलेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होगा। लोग पैसा ज़्यादा खर्चेंगे ज़्यादा, तो यहाँ पर आप कह सकते हो इकोनॉमी के अंदर इसकी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। और इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया ही ऐसी कंट्री नहीं है, इंडिया के अलावा और भी वेरियस कंट्रीज़ है जहाँ पर इकोनॉमी के अंदर काफ़ी हद तक नुकसान देखने को मिला है। बहुत सारी, इनफैक्ट दुनिया भर में सारी कंट्रीज़ के अंदर इकोनॉमी काफ़ी हद तक डाउन देखने को मिली है। फिर उसके बाद डेल्टा वेरिएंट देखने को मिला। डेल्टा वेरिएंट का जो इन्फेक्शन है, इसने भी पूरे दुनिया भर में हाहाकार मचाया, जो कि इंडिया के अंदर डिस्कवर हुआ था। इंडिया के अंदर डिस्कवर किया गया था B.1.6172 करके, वो डेल्टा वेरिएंट का साइंटिफिक नेम था। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहा है। इसने काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया भारत को और भी ज़्यादा कंट्रीज़ को यहाँ पर पहुंचाया नुकसान। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट हुई है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। पिछले कुछ सालों में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला था, अब यहाँ पर अचानक से कोविड की वजह से ये सब कुछ देखने को मिला है। और साथ साथ बोला गया आपको वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ानी होगी, ठीक है, वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाओ, और इससे क्या हो सकता है, हमारी इकोनॉमी जल्द से जल्द वापस से आ सकती है अपने ट्रैक पर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।